मैं जो बहुत ज़्यादा अफ़्रेड है शादी करने से, बहुत सारे केस जैसे ड्रम वाला केस आया, हनीमून वाला केस, मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ वुमेन से। मेरे पड़ोस में कोई नई भाभी आई थी जिनको जला के मार दिया गया, तो उसके बाद अब मेरी शादी हो रही तो मैं डर के शादी नहीं करूंगी। अचानक से 2-3 इंसिडेंट हो गए तो सारे लड़कों को इतना डर लगने लग गया। आर दे रिफ्लेक्टिंग अपॉन व्हाट दे हैव डन इन द सोसाइटी टू द वुमन? हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लव। तो आज जो है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि वुमेन से रिलेटेड है और जो कि फर्स्ट जेन वुमेन होती है। और उसके लिए हमारे पास फर्स्ट जेन वुमेन लॉयर है। मैम खुद को तो एक एक्सीडेंटल लॉयर कहती है, लॉयर बाय चांस, क्योंकि मैम का जो अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो मैम ने अपना मास्टर स्टैटिस्टिक्स में किया है, साथ ही मैम ने अपना पीएचडी भी परसू किया था। मैम का एक बहुत ही ड्रीम था आईपीएस में जाना, और किसी तरीके से वो जो था डेस्टिनी का कुछ और प्लान था कि हमारे पास एक अच्छी लॉयर है, दैट्स व्हाई मैम यहाँ पे है हमारे पास। तो मैम ने अपने वो प्लान नहीं हुआ, तो मैम इज अ वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन, उनको कुछ करना था, सो शी डिसाइडेड टू डू लॉ। तो जैसे नानी पालकी वाला हमारे पास एक्सीडेंटल लॉयर, बट वी ऑल नो कि क्या क्या ग्लोरीज है उनकी। So say ma'am is an accidental lawyer. Ma'am says she's accidental lawyer, but I don't believe it. And ma'am is also a trained yoga teacher. Ma'am is a certified numerologist, and ma'am has also an interest in astrology. Ma'am has variety of interest. So not going on that, we will focus on advocacy thing only. तो मैम अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है, 7 साल का मैम का प्रैक्टिस है। तो मैम इतना सब कुछ मैंने आपके बारे में बताया, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका हिस्ट्री कैसे रहा, मतलब हाउ डिड यू केम हियर, लॉयर बाय चांस की क्या स्टोरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। लॉयर बाय चांस की क्या स्टोरी है? हाँ। आई थिंक आई वाज डेस्टिन्ड टू बी हियर। किस्मत मुझे हर जगह से, मतलब जैसे वो होती है ना कि गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं और फिर सीधे जाके समुद्र में मिलती हैं, तो हम निकले तो करने कुछ और थे, पहुंच गए यहाँ पे। सो या लाइक फॉर द मेजर पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड आई हैड दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईपीएस ऑफिसर, एंड इट वाज वेरी नेचुरल दैट दिस ड्रीम ऑफ बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि मेरे फादर साहब खुद ही पुलिस में थे, तो बचपन से वही देखते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, बहुत अथक प्रयासों के बाद भी, पूरी तैयारी के बाद भी, इंटरव्यू फेस करने के बाद भी, शायद उनको मेरी सर्विसेज नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे बनाया भी नहीं, तो मैं बनी भी नहीं आईपीएस। और उसके बाद फिर मेरी शादी हो चुकी थी, तो माय हस्बैंड इज ऑलरेडी इन लॉ फील्ड and he is associate professor over here in National Law University. He encouraged me to pursue law along with my father. My father also like is a law graduate, but he never practiced. So उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है तुम ये कर लो। रीजन बीइंग एक और था, स्टैटिस्टिक्स से मास्टर्स करने के बाद पीएचडी में कर ही रही थी, पर मुझे एकेडमिक्स बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, मुझे पढ़ाना उतना मजा नहीं आता था, और साथ में मुझे वो एडवेंचर चाहिए था। मुझे कुछ तो अपनी लाइफ के साथ उथल पुथल चाहिए था, तो ये उथल पुथल मेरी जिंदगी को सार्थक करता मतलब है। स्टेबिलिटी नहीं पसंद आपको, पीपल रन बिहाइंड स्टेबिलिटी, और आपका मुझे स्टेबिलिटी नहीं चाहिए था। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नदी तो बहती हुई अच्छी लगती है, तो मेरी जिंदगी भी बहती हुई अच्छी लगती है। इट्स परफेक्ट। Then you decided to do law. I decided to do law, and because I was already teaching on ad hoc basis in Delhi University statistics department, I quit that and I did my law. After that, thankfully by God's grace, क्योंकि शायद डेस्टिन्ड था, तो मुझे 2 बहुत अच्छे मेंटर भी मिले जिनके साथ मैंने इंटर्नशिप किया, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया। एंड क्योंकि मैंने काफ़ी लेट शुरू किया था, तो एक इनहिबिशन ये भी था कि आई एम वेरी लेट इनटू द प्रोफेशन, बट एज माय फर्स्ट मेंटर जस्टिस retired Justice Sanjana Prakash, she is senior advocate in Supreme Court, she said there is nothing like a timeline, कुछ भी लेट नहीं होता है। तो जब मेरा सही समय था तो मेरा उद्भव हो गया लॉ प्रोफेशन में। मैम बट यू आर सो जनरस, वन ऑफ अ काइंड। तो मैम जैसे आपने से ज्वाइन किया, आप फर्स्ट जन हो, ठीक, और ऊपर से आप वुमेन लॉयर हो, और आपने जो प्रैक्टिस अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब ऐसे स्टार्ट किया, तो जब मैम आप गए तो क्या आपने कोई ऐसी चीज मतलब फील करी कि इफ यू वुड हैव बीन अ बॉय
या फिर आपको ऐसा लगा कि काश मेरा कोई रहता, मतलब काश मैं फर्स्ट जन लॉयर नहीं रहती, क्या मेरे पेरेंट्स या मतलब मेरे पास एक अच्छा कनेक्शन रहता, ये सब चीजें आपने फील करी? देखो, जेंडर वाला जो थॉट था ना कि काश मैं लड़का होती, हाँ। वो तो मेरे जीवन में कभी भी, मेरे ख्याल में कभी नहीं आया, क्योंकि इट इज जस्ट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट आई एम बॉर्न इन। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ आई एम अ सोल हु इज कम टू ट्रैवल इट्स ओन जर्नी ऑन दिस प्लैनेट। तो लड़की हूँ या लड़का हूँ, वो मेरे दिमाग में नहीं आता है जब तक कि मुझे पीरियड्स नहीं आते। उसके बियॉन्ड मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब जो दूसरी बात आपने कही कि काश मेरे पेरेंट्स होते या हाँ। कोई मेरा अपना होता, हाँ। तो ये फीलिंग जरूर आती है, आती थी इनफैक्ट, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर के अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि हमारे पास नेटवर्क नहीं होता है। हाँ, exactly. हमने जो पढ़ा हुआ है, कोर्ट रूम प्रैक्टिस उससे काफी अलग होती है, तो हमें कोर्ट रूम प्रैक्टिसेस नहीं पता होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं। अब जनरली लोग कहते हैं कि लड़कियों को इस चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय देयर हस्बैंड, देयर फैमिलीज एंड एवरीबडी। बट आई डू नॉट बिलीव इन दैट। आई बिलीव क्योंकि अगर हमने पढ़ाई की, हमने मेहनत की, तो हमें उसका वो फल भी लेना या मिलना चाहिए। तो उस मतलब नेटवर्क बिल्ड करने में, क्लाइंट्स लाने में, केसेस को लेने में, फिर जगह जगह जाके लोगों से मुलाकात करने में, ये सब में थोड़ा सा दिक्कत तो है ही। और बीइंग फीमेल यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आती है, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन इन द सेंस वी कैन नॉट गो एंड टॉक टू एवरीवन एंड out there, we cannot reach to everyone, we have to see that, क्योंकि हेलो वी आर इन एन इंडियन सोसाइटी, तो सबका अप्रोच हमको देखने के बाद एक अलग ही होता है। क्योंकि जैसे भी हम बाहर जब लड़कियां जाती हैं, चाहे हम स्कूल में पढ़े हों, कॉलेजेस में गए हों, वहां भी हमारे साथ छेड़खानी हुई है, कहीं ईव टीजिंग हुई है, बहुत सारी चीजें होती है। कुछ नहीं है तो नजरें, वो नजरें ही काफी हैं हमको जो है पीछे खींचने के लिए। तो वो तो जब हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो प्रोफेशन में कैसे अछूता रह जाएगा? क्योंकि जो लोग यहाँ प्रोफेशन में आए हैं वो भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं। तो वो अपनी हरकतें तो सुधारेंगे नहीं ना, वो सुधारना बहुत जरूरी है, वो तो करते नहीं। तो मैम ऐसा होता है कि सपोज क्या होता है कि कोई भी है जो कि जिसको कोई फैमिली में ऐसा रहा ही नहीं है, फर्स्ट जन तो है ही, और ऊपर से वुमेन है, तो मैम पता है डर जाते हैं मैं यहीं पे यही कहना चाहूंगी, एक बात कहना चाहूंगी, और शायद ये बहुत बड़ी चीज है। जस्टिस लीला सेठ ने एक बार कहा था लड़कियों के लिए, क्लेम योर राइट्स। I always add to that, claim your rights and your space. We have to be strong. सोसाइटी हमें डरा नहीं सकती है, या जो भी चीजें हो रही हैं, एक्सीडेंट होता है तो क्या हम उसके डर से फिर गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं? नहीं ना, हम बाहर जाते हैं, चलाते हैं गाड़ी और बेधड़क चलाते हैं। तो हमें भी ये छोटी मोटी छेड़खानी या छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको डील करना आना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू गिव देम बैक। किसी के पास हम किसी को इतनी स्पेस नहीं देते, या इसको किसी को इतना हम अथॉरिटी नहीं देते कि वो हमसे आगे कुछ भी कैसे भी बदतमीजी करके चला जाए। इसके लिए हमें हमारे कंधों को मजबूत रखना पड़ेगा, हमारा पूरा डिमिनर ऐसा होना चाहिए। तो मतलब मैम हमें तो टैकल करना चाहिए एज अ फीमेल एज अ फीमेल लॉयर, एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, not as a first generation lawyer, I think any female everywhere, in every institution they face this, and we should know how to deal with it. हमें डरना नहीं चाहिए, हमें बस लड़ना चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं जैसे मैम पीपल जनरली कहते हैं कि अरे वी शुड इग्नोर, वी शुड नो, वी शुड नॉट इग्नोर। व्हाई टू इग्नोर? मतलब एक बार अभी इग्नोर किया, अगली बार वो फिर करेगा, हम फिर इग्नोर करेंगे, फिर कल को क्या हम किसी बड़े हादसे के लिए हम वेट कर रहे हैं? नहीं भाई, पहले ही स्टेप पे हमें उन्हें रोक देना है। Exactly. और अगर एक बार ये तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाती है, आई टेल यू, देन योर पर्सनालिटी विल स्पीक, नॉट यू। मैम एक्सपीरियंस बोल रहा है ये कैसे? अगर कभी भी कुछ भी हुआ है ना, happened कि मतलब आपने कभी ऐसा सुना हो कुछ? it happens with everyone, and I am not someone, I am not an alien कि नहीं हुआ है मेरे साथ। कोर्ट रूम में नहीं, गैलरी में कई बार ऐसे होते हैं, कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो गलत जेस्चर्स, गलत साइंस देते हैं, गलत बातें बोलते हैं। तो मैं उसको घर लेके आके रोने के बजाय और अपने हस्बैंड से डिस्कस करने के बजाय, अपने फादर से डिस्कस करने के बजाय, आई गिव इट बैक टू देम। सो मैम हाउ यू डील, मतलब जैसे आपके साथ कभी ऐसे होता है या फिर आपने किसी को देखा होगा कि डिस्कस करते हुए देखा है, तो आप मतलब कैसे डील करते हो उस चीज को? कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कुछ अलग गलत जेस्चर्स दे रहा है, तो आप उसको कैसे डील करते हो? आई जस्ट स्नब देम। हाँ, तो उसके लिए किसी को छेड़ना पड़ेगा तो मैं डेमो दे सकती हूँ, बट अदरवाइज इट्स जस्ट दैट डायरेक्टली आई जस्ट टेल देम। जैसे किसी ने अगर डियर भी यूज किया या डार्लिंग भी, ऐसा भी कुछ यूज किया,
तो बिकॉज एज अ फीमेल यू विल नो कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, एग्जैक्टली, तो वहीं पे उन्हें बस रोक देना होता है कि एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, एट द वेरी फर्स्ट स्टेप खत्म प्लीज। कर दो। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम तुरंत इलाज करते हैं, अगर हाँ। नहीं इलाज करेंगे तो फिर वो कल को कैंसर का रूप लेगा ही लेगा, हम्म, वो बड़ा भयावह रूप लेगा। उतने भयावह रूप को लेने से रोकने के लिए ही आप पहले ही ये स्टेप ले लो। तो निडर तो होना पड़ेगा ना, और एक बार अगर आप डांट दोगे, अगर आप हाँ। एक बार स्नप कर दोगे तो वो भी पीछे हट जाते हैं। और फिर इतनी सारे मेजर्स हैं, आईसीसी है, जजेस हैं, यू कैन राइट कंप्लेंट्स। अगर कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड जा रही है तो देयर आर पीपल आउट देयर टू हेल्प यू। मतलब एस्केपिज्म लेने की जरूरत है। जैसे हम सुनते हैं कि अरे वुमेन के साथ ये है वो है, मुझे लगता है कि हमें इतना बेचारी क्यों बनना है? क्यों हम बेचारी हैं? हाँ। अभी तो दुर्गा पूजा आने वाली है ना, वील ऑल बी वर्शिपिंग द फेरोशियस दुर्गा, तो फिर लेट्स बी दुर्गा एवरीवेयर, लेट्स बी काली। एग्जैक्टली मैम, जैसे ये प्रोफेशन ऐसा है, अभी आपने बताया कि हम लोग को बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करना पड़ता है, मतलब थोड़ा हेक्टिक होता है और मेंटली भी बहुत ज्यादा काम रहता है। तो जैसे WHO की एक रिपोर्ट है 2022 की, वो ये बात कहती है कि वुमेन जो है 2 टाइम्स ज्यादा बर्नआउट फेस करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मेन। या दैट इज राइट। तो मतलब क्या ये लिटिगेशन में इसका क्या क्या सिचुएशन है? क्या लिटिगेशन में थोड़ा ज्यादा है, वैसे तो हर प्रोफेशन में है, हाँ, लेकिन हम लिटिगेशन में इसलिए भी ज्यादा है कि इफ यू सी द वर्किंग स्टाइल ऑफ कोर्ट रूम प्रैक्टिस, तो यूल रियलाइज कि 10 to 4 you have to be in court, after that you have to go to office, you have to prepare your matter for the next day, फिर उसके बाद उसी बीच में कोई क्लाइंट आ रहा है तो you have to talk to clients also, परफॉर्म भी करना है, अपने मैटर्स को भी तैयार करना है, इन द सेंस यू हैव टू डू ड्राफ्टिंग एंड एवरी अदर थिंग यू हैव टू डू। और साथ के साथ में आई थिंक मेजर बर्नआउट वाई, एक तो परफॉर्मेंस का और प्लस लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारे प्रोफेशन में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है, वी डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ कि अब 5 बजे भैया कोर्ट बंद हो गया तो अब घर जाओगे, सो जाओगे, हाँ। नाश्ता करोगे, जो शाम की चाय होती है विद योर फैमिली, एंड देन यू विल हिट द जिम एंड डू योर वर्कआउट एंड देन रिलैक्स फॉर द डे एंड यू एंड योर डे। इट डजंट हैपन इन आवर प्रोफेशन। सो राउंड द क्लॉक जो काम करते रहना होता है ना, उसकी वजह से हमारा मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है दैट ऑफ कोर्स, एंड मोर ओवर फीमेल्स ज्यादा बर्नआउट इसलिए भी फील करती हैं क्योंकि घर भी तो फ्लेक्सिबल नहीं है ना हमारा। हम सोसाइटी हमसे एक अलग तरह की नारी होने का एक्सपेक्टेशन रखती है कि हमारी एक सर्टन ड्यूटीज हैं which we have to fulfill apart from fulfilling our professional duties. तो वो it is going to burn you out, it is going to mentally pull you down. तो मैम जैसे आपने बताया कि इतना ट्रैवलिंग है, इतने टाइम से इधर तक जाना, तो नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी इससे खराब होता है। तो जैसे मैम वुमेन जो है, वुमेन मेन के कंपैरिजन अगर हम देखें तो वुमेन बॉडी इज डिफरेंट, वुमेन बॉडी की डिफरेंट नीड्स होती हैं। करेक्ट। तो मैम आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन में वुमेन का जो हेल्थ है, टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन या नंबर ऑफ चीजें जो वुमेन के अंदर होते हैं, इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें जो वुमेन स्पेसिफिक चीजें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, डिसीजेस जो है वुमेन से रिलेटेड वो इतनी ज्यादा ओवर द टाइम बढ़ रही है, तो मैम क्या अफेक्ट होता है बहुत ज्यादा इस प्रोफेशन में? होता है, और अब इस लेवल तक होता है कि शायद ये आपको भी पता होगा कि आज की डेट में out of 10 women, every 1 woman is having endometriosis, dysmenorrhea, menorrhea, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। Endometriosis is a very painful, debilitating condition of a female body. It is so debilitating कि मतलब महीने का आधा महीना, 30 दिन में से 15 दिन तो आप हमेशा आपकी लाइफ इतनी अफेक्टेड रहेगी कि यू विल बी जस्ट क्रम्बलिंग डाउन विद पेन। इतना क्रिपलिंग पेन होता है, यू कैन नॉट लाइक perform your own basic things, you cannot do your own basic things like normal household stuff also, इतना प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर एक महिला जिसको एंडोमेट्रियोसिस और डिस्मेनोरिया और इन सब टाइप की चीजें हो रही हैं, उनको अपने करियर को भी देखना होगा और लॉ प्रोफेशन में अपना कोर्ट रूम प्रैक्टिस को भी काम करना पड़ेगा, तो उनके लिए काफी दिक्कत आ जाती है। अब ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? एज अ फीमेल इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्यूचर जनरेशन को इन सब चीजों से सामना ना करना पड़े, तो हम उनके लिए सेफ स्पेस बनाएं। और वो सेफ स्पेस कैसे बन सकता है? टू गिव देम, बाय गिविंग देम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ट्रैवल ना करना पड़े। और आजकल तो ये कुछ ज्यादा ही आसान हो गया आज की डेट में, पहले तो नहीं था लेकिन आज बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब
क्या होता है कि हम अपने घर से वर्चुअली कोर्ट अटेंड कर सकते हैं। तो जो ये हमारे फॉर्मर सीजीआई थे जो ये ले आए थे वर्चुअल हियरिंग का, ये पहले तो कोविड के टाइम पे शुरू हुआ था, लेकिन कोविड जब खत्म हो गया उसके बाद क्या हुआ कि देयर यंग मदर्स आल्सो ना, so it's not just that we are like we women who have these menstruation issues and stuff, उनके लिए नहीं, यंग मदर्स के लिए भी it is easier now कि अब उनको घर में बच्चे को भी नर्स करना है, देखना है, रेस करना है, तो अब उनका मैटर है, फाइलिंग वगैरह हो गई है, मैटर लिस्ट हुआ है, तो एटलीस्ट वो अपने घर के कंफर्ट से, अपने घर के ऑफिस से जो है कोर्ट रूम अटेंड कर सकती हैं। तो ये फैसिलिटेशन आया है, ये फैसिलिटेट किया है कोर्ट ने। तो इस तरह की जो चेंजेस है ना, वो हमें जरूर जो है इस सिस्टम का एक इंटीग्रल हिस्सा बनने से रोक नहीं सकता। मैम बट लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि कुछ भी व्हाट आई फील इज कि कुछ भी एक सेंटर लेवल पे कुछ भी चीजें कर पाना, जैसे हमने बताया कि वुमेन के लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ये तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सीनियर जूनियर, दिस इज हाउ सिस्टम वर्क्स। तो अगर सपोज मैम कोई एक सीनियर है, कोई सीनियर अगर आपको देख रहे हैं तो, और सब वुमेन इज वर्किंग, मैं ये नहीं कह रही कि इफ देयर इज अ वुमेन तो वुमेन को कुछ एक्स्ट्रा वो दिया जाए, बट कुछ मतलब कुछ बॉडीली डिमांड्स हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स को देखते हुए, क्योंकि जो सीनियर है उनकी वाइफ भी हैं, उनकी बेटी भी है, उनकी माँ भी है, तो उन्हें पता है कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है। तो मैम उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं वुमेन को? क्योंकि मैम मैं अपने ही एग्जांपल दूं, अपने ही क्लास का, या मैं अपने सीनियर्स को देखती हूँ, बहुत सारी वुमेन है जिन्होंने कि ज्वाइन किया है फील्ड, बट मैरिज के बाद दे लीव इट, बहुत सारे रीजंस होते हैं। दैट्स व्हेयर आई सेड, अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम घर से काम कर सकते, व्हाट यू नीड इज द वर्क, एंड इफ द वर्क इज डन, वेदर मी बीइंग इन योर ऑफिस और इन द कोर्ट रूम और मी सिटिंग इन माय होम आल्सो, इफ आई एम एबल टू डिलीवर माय वर्क, दैट इज मोर देन इनफ। सो अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सीनियर्स लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वी फीमेल्स विल बी एबल टू नेविगेट थ्रू आवर लाइव्स इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स आल्सो, वेदर इट्स आवर हेल्थ issues or period is not a health issue, it's a normal phenomena of our body। तो उस टाइम पे भी अगर हमें दर्द हो रहा है, हम नहीं जा सकते, हमें क्रैम्पिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो कम से कम हम घर बैठे तो काम कर सकते हैं, हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा वो जो एक डिफिकल्ट फेज है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑफिस में जाके बैठने से हम बच जाएंगे, हम घर के कंफर्ट से काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे तो फिर फीमेल ड्रॉप आउट्स नहीं होने वाले। तो मतलब अगर हमारे सीनियर्स थोड़े ज्यादा अकोमोडेटिंग हो तो चीजें हो सकती है, या फिर अगर कोई यंग भी हो जब वो भी सीनियर बने। आजकल ऐसे सीनियर्स आ रहे हैं, आजकल ऐसे कई ऑफिसेज ऐसे हैं जो कि व्हेन यू टेल देम कि सर यू आर, वी आर अनकंफर्टेबल एंड आई एम हैविंग पर्सनल डिफिकल्टी, दो दे डू अलाउ कि आप घर से काम कर लो। सिचुएशन बहुत होपफुल है, मतलब चीजें तो बदल रही है ना। इमेजिन करो उस टाइम पे जहाँ लड़कियां लॉ पढ़ने नहीं आती थी, कितना फाइट किया हुआ किसी ने। आई डोंट रिमेम्बर दैट फर्स्ट लेडी हु फॉट फॉर हर राइट्स टू, बिकॉज उन्होंने लॉ पढ़ लिया था, एंड देन शी फॉट फॉर हर राइट टू आर्ग्यू इन द कोर्ट। तो वहां से लेके आज तक का कितना लंबा सफर हमने तय किया है एज अ वुमन। तो आगे भी चीजें होपफुली हैं, अच्छी हैं, एंड आई विल क्रिएट दैट गुड ऑफिस। मैम होपिंग कि आप ऐसे क्रिएट करें। मैम अगर आपके जैसे अगर और ऐसे वुमेन लॉयर्स हो ना, तो मुझे लगता है चीजें बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग हो जाएंगी। पता है मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश के यहाँ पे, वहाँ पे यही था, यू डू योर जॉब यू लीव। हाँ मैम आजकल तो जैसे ये हो चुका है कि जैसे आपने बताया कि डू योर जॉब यू लीव, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा ना एक्सप्लॉइटिंग कल्चर भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो क्या करती हैं कि उन्होंने लॉ किया, दे आर वेरी गुड एट स्टडीज, ब्रिलियंट, लेकिन वो लिटिगेशन करने जाएंगी तो एक होता है ना कि हम इंटर्नशिप पहले करते हैं कॉलेज टाइम में, तो जब वो इंटर्नशिप वगैरह को देखते हैं तो उन्हें बहुत एक्सप्लॉइटेशन फेस करते हैं। नॉट एवरीवन इज सो ब्लेस्ड कि किसी को अच्छा सीनियर मिले, मतलब things are different. There are all sorts of people, yeah. हाँ, so what will happen कि किसी तरह वो जाते हैं, उधर इतना एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, वो इतने सारे they will make you to do work जो कि हमारा कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, many personal works like serving food या फिर anything, या फिर बुक्स अरेंज करना, शेल्फ पे पेपर अरेंज करना। See, I understand ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है, और ये सिर्फ हमारे कोर्ट रूम में नहीं है या फिर ये सीनियर एडवोकेट्स या सिर्फ लॉयर्स के साथ नहीं है, ये हर प्रोफेशन में है। एकेडमिक्स में आप पीएचडी करने जा रहे हो, आपका सुपरवाइजर आपसे 100 चीजें करवा रहा है, विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड फॉर यू डूइंग योर पीएचडी।
मैम कभी आपने ऐसे फेस कर उसको डील कैसे करना है? क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल, हम छोड़ तो नहीं सकते हम हर चीज। अगर मैं किसी सीनियर के यहाँ जा रही हूँ और मुझे सभी ऐसे मिल रहे हैं तो आई जस्ट कैन नॉट सिट ना कि मैं बैठ गई और Yeah, and that's where you should know how to deal with such situation and how to navigate. तो मैं तो निकल लेती थी। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ और आपने कैसे डील किया है? मेरे साथ ऐसे इतना कुछ प्रोमिनेंट या ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इस मामले में तो आई वाज लाइक ब्लेस्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ सीनियर। लेकिन अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है तो आई थिंक देयर आर वेज टू tackle it, and we all should know that ways, because hello, we are in litigation and we have to deal with so many situations in life. तो मैम कुछ वेज जैसे आप बताओगे या कभी आपने फेस किया, किसी और को आपने देखा हो? मैंने एक ही सीनियर अपनी लाइफ में, मतलब आई हैव बीन अंडर ओनली वन मेंटर एंड आई हैव कंटिन्यूड विद हिम, सो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर कभी किसी ने ऐसा मान लो, हाँ, ड्यूरिंग माय पीएचडी टाइम जब ऐसा था, आई वाज आस्क्ड कि आई हैव टू बेबी सिट माय सुपरवाइजर। आई वाज लाइक कि मैं खुद थोड़ी बहुत एक्टिंग जानती थी और एक्टिंग जीवन का एक हिस्सा होता ही है, तो मैंने वहां भी अच्छा अभिनय किया था कि मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई थी और फिर उसके बाद मुझे वापस भेज दिया गया था। अच्छा, मतलब आप गए थे बेबी सिट करने के लिए, लेकिन आपने बोला आपकी तबीयत खराब देने के बाद, मतलब हमें डायरेक्टली नो भी नहीं बोले बिकॉज हम अपना करियर बनाने के फेज में हैं। See, there are sometimes you cannot be so direct with no. Yes, you can if you are in that authority, if you are in that देखो, अगर इंडिपेंडेंट लॉयर हो हाँ, तो जितना नो कहना कहो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बट अगर किसी से कुछ सीखना है, हमें कहीं कुछ लेना है, बट मैं इनिशियली तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता और ये फील्ड तो सीखने से ही आता है। दोनों बात सही है। अगर किसी को इनिशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता है और अगर वो इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करना चाहता है तो कर सकता है, उसके हर्डल्स थोड़े ज्यादा हैं, हाँ, उसकी डिफिकल्टी, उसके चैलेंजेस थोड़े ज्यादा हैं। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, लाइफ में चुनौतियां रहेंगी ही रहेंगी, आप उनसे डर नहीं सकते हो और डरना चाहिए भी नहीं, यही मैं कहूंगी। वी शुड ऑलवेज नो हाउ टू डील विद आवर मतलब चैलेंजेस। स्मार्ट होना चाहिए रेदर देन कि छोड़ देना, नहीं जाना। ऐसा तो मैम हम सीनियर से छोड़ते रह जाएंगे कि यार इतना तो घर में ही एक्सप्लॉइटेशन होता है, सबसे ज्यादा तो घर में एक्सप्लॉइटेशन होता है। हाँ, और एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम इज लाइक इट्स अ थिंग नाउअडेज, यू नो दैट नो, कि घर में जो सबसे ज्यादा बर्नआउट होता है दैट्स द एल्डेस्ट डॉटर, उसी से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। I being the younger daughter is not because by the time you started growing up, तुम्हारी सबसे बड़ी बहन ने बहुत कुछ बदल दिया था घर में। हाँ मैम, I agree। तो she had to fight her battle. You are having a safe space only because of your elder sister. So you ask her, वो burnout और वो समस्याएं घर में भी हुई हैं। हाँ मैम, it happens, but being the younger one, हाँ, we're not that ready to accept. We say that we have our own challenges, but yes, everyone has the challenges, but they have faced more. It's घर true. का जो एक सिस्टम, जो शुरू से एक मानसिकता और एक जो सिस्टम चला आता है ना, उसको सबसे बुरी तरह से तोड़ता कौन है? पहला बच्चा। वही तोड़ता है, वो एक रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को ब्रेक करता है पहला बच्चा। जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हम एक बबल में रहते हैं, टू वेरी ऑनेस्ट। हमें लगता है कि अब मैम लाइफ इज ऑल रोजी 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 रोजी, और मैम जैसे देखते हो ना एडवोकेट को गाउन में एंड जैसे प्रेजेंट किया जाता है, इट इज एम्पावरिंग। हाँ, सो वी सी लाइक दिस, तो हमें लगता है कि अरे हमने लॉ किया, हमें कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। तो ना एक मतलब सहने की ना टॉलरेंस पावर नहीं होती है। और मैं खुद ही अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं जैसे 5 ईयर का मेरा BLLB था, तो जैसे 3 ईयर 3rd ईयर जो था उसमें क्या कहते हैं कि जब मैं इंटर्नशिप करने गई तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो तब मुझे लगा कि हाउ कैन यू से लाइक दिस टू मी, I mean, why I should work like this? I'm here for something different. I'm studying law. How can you say like this to me? But now I'm realizing कि we cannot say no to everyone, and we have to have little tolerance power, and we should be smart. See, no, you more than tolerance, I would say one thing कि you should know कि किसको कितना दिल पे लेना है। हर बात को आप अपने दिल और जहन में नहीं रख सकते हैं। अगर तो आपके पास सोल्यूशन है उसका, तो आप सोल्यूशन का इस्तेमाल करिए और उस चीज से आप बाहर निकल आइए। अगर नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट। Ignorance is the best thing to do. तो मैम जैसे आपने मुझे बताया कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि बीइंग इन अ लॉ प्रोफेशन मुझसे भी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है और मैं चाहती हूँ आप उसे आंसर करो। Yeah. तो आजकल हम देख रहे हैं ना कि मेन जो बहुत ज्यादा अफ्रेड है शादी करने से, बहुत सारे केस जैसे ड्रम वाला केस आया, हनीमून वाला केस आया, तो सबको मतलब वुमेन के अगेंस्ट एक अलग ही चीजें चल चुकी हैं कि मीन्स व्हाट दे विल किल यू, मतलब ऐसा सोचने लग गए। मैन बहुत ज्यादा डर चुके हैं वुमेन से और उनको ऐसा लगता है कि जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए है। तो जो इतने सालों से
कई सालों से हम सब सुनते आए हुए, हमने अपने बचपन में भी कुछ कहानियां सुनी होंगी, कहानियां नहीं कहेंगे, हम लोग के रियल टाइम एक्सपीरियंसेस रहे होंगे कि बहुत सारी नई, अभी भी ये 2-3 हनीमून वाले केसेस आए हैं, तो कुछ तो डाउरी डेथ वाले केसेस भी तो आए हैं। हाँ। मतलब हम तो कभी नहीं डरे शादी करने के लिए कि भाई मेरे पड़ोस में कोई नई भाभी आई थी जिनको जला के मार दिया गया, तो उसके बाद अब मेरी शादी हो रही तो मैं डर के शादी नहीं करूंगी। अचानक से 2-3 इंसिडेंट हो गए, 2-4 हस्बैंड्स मर गए, तो सारे लड़कों को इतना डर लगने लग गया। Are they reflecting upon what they have done in the society to the woman they have married Exactly, to? ma'am. या उनके forefathers ने, forefathers नहीं कहूंगी, grandfather, father, चाचा, किसी ने कैसे अपनी बीवियों को कैसे ट्रीट किया है। बट मैम दैट्स कंसिडर्ड नॉर्मल, उसको तो कोई इशू नहीं। See, anyways, murder is murder. It's a crime. It should not be done. It's wrong. In any case, it's wrong. नहीं तुम्हारी बन रही है, मत शादी करो, चलेगा, मर्डर मत करो, लेकिन तुम्हारे लिए भी यही लागू होता है, हस्बैंड्स पे और लड़कों पे भी यही लागू होता है। तुम्हें नहीं शादी करनी है, मत करो, क्योंकि हस्बैंड्स ने भी तो ऐसा कई बार किया है ना। आप जो है छोड़ देते हो, लड़की शादी करके आती है, ठीक है, शी इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, शी इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल टू सपोर्ट हरसेल्फ, तो वो जाहिर सी बात है सारे अत्याचार को सहती रहती है। अत्याचार से भी ज्यादा आजकल तो ऐसा कोई अत्याचार जैसा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, बिकॉज शी हैज चिल्ड्रन, आदमी क्या होता है कि शादी के बाद अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा तो वो वहां पे चला जाएगा, वो मुंह मारने लगेगा, लेकिन बच्चों को नहीं देखेगा, बीवी को नहीं देखेगा। एक कहावत है मेरी तरफ कि एक लड़की को उसका पति 50 साल के बाद ही मिलता है, उसके पहले वो सिर्फ एक बेटा होता है, बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन हस्बैंड नहीं होता। ही नेवर केयर्स अबाउट द वाइफ, एंड दिस इज द फैक्ट इन मोस्ट ऑफ द मैट्रिमोनियल केसेस। आई हैव सीन दिस कि लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि फैमिली, बच्चे, इन सब के चक्कर में वो अपना करियर बना नहीं पाती हैं, तो वो चेहरा किसका देखेंगी? छत के लिए, तन पे कपड़े के लिए पति का देखेंगी। पति उनकी परवाह करता ही नहीं है, तो ये डिफिकल्टी तो है। लेकिन हाँ, 2-4 मर्डर से ऐसा लड़के डर जाएंगे, पता नहीं था। फिर तो हम लोग बहुत स्ट्रांग है यार, हमारे पीछे कितनी, मतलब हमारे नॉन केसेस में कितने लोग मर गए हैं, डाउरी डेथ हुई है, बहुओं को जला दिया गया, एंड वी हैव सीन। मेरा एक ऐसा एक वियर्ड एक्सपीरियंस था, माय फादर वाज पोस्टेड, देयर इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी, गाजीपुर, एंड आई वाज वेरी यंग, यंग इन द सेंस प्रोबेबली 9th-10th। तो ठीक है, my father it was a normal day. He went to his office, he was there, and then there came this family with the ashes in the tray. Ashes in the tray, do you understand? एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी हुई थी, आई थिंक शेरपुर एरिया है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का, ये उसी एरिया की बात है। उसकी शादी हुई थी, ससुराल गई थी विदाई के बाद, कुछ दिन रही, और उसके बाद से लड़की अपने घर नहीं गई, वो पुलिस स्टेशन आई, और कैसे आई? एशेस में। बट मैम इसको तो कोई कवर नहीं करता, इसको कोई जानता भी नहीं है। और अभी ही हनीमून और ये वाला जो ड्रम वाला केसेस है, सबने बहुत कवर किया, बहुत हाईलाइटेड है। वो मर्चेंट नेवी वाला देखा है, दिस वाइफ ऑफ अ मर्चेंट नेवी हु वाज मर्डर्ड इन हिज अपार्टमेंट, हु ले डेड। हाँ, वो भी तो था। और डाउरी के लिए भी देयर वर सेवरल अदर, और ये अपना गाजियाबाद वाला भी तो एक केस था। हाँ, ये राइट, वो नहीं, पर इन जलती हुई लड़की, हाँ, she is earning also, she is supporting the family also, still up, matlab, and okay, there may be many facts and many other twists to the story, but I do not know about that, but the fact is this still there. डाउरी के लिए, चीजों के लिए अभी भी लड़कियों को जलाया जा रहा है। शायद इतना रैम्पेंट नहीं है पहले की तरह, लेकिन अभी भी चीजें हो रही हैं। अगर आज जला नहीं रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, तो इमोशनली इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो अपने खुद के सेंस में नहीं है, वो अपने खुद के शरीर में नहीं है, वो इतनी पागल हो जाती है, शी इज ड्रेन्ड ऑफ। मैम जैसे आप मैट्रिमोनियल केसेस डील करते हो, तो मतलब अपने केसेस के थ्रू जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप उससे क्या बताना चाहोगे कि आपको लगता है वुमेन आज भी ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रही हैं, कि क्या सिचुएशन है? 100%। देखो, हस्बैंड एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, उनके केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन वो तादाद में अभी भी इतने ज्यादा नहीं है। जो एक्चुअल प्रैक्टिस है उसमें इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी अभी भी वुमेन ही हो रही है। अच्छा, अर्बन वुमेन थोड़ी स्मार्ट है, तो वो ज्यादा, उन्हीं के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। रूरल वुमेन तो अभी भी उतना ही टॉर्चर हो रही है, बट वो हाईलाइट एक्चुअल प्रैक्टिस में, शी विल नेवर कम आउट ओपनली। गाँव में, छोटे शहरों में जो भी हादसे और जो भी समस्याएं हो रही हैं, महिलाओं को जो भी सामना करना पड़ रहा है अपने पति के द्वारा या अपने ससुराल के द्वारा, वो कभी भी सामने नहीं आने वाली हैं।
उनको डर है कि वो बाहर आएंगी तो उनको समाज का डर है, उनको अपने परिवार का डर है, उनको ये डर है कि भाई क्योंकि वो कमा खा नहीं सकती हैं, वो मतलब कैसे उनका रोज रोज दिनचर्या, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो नीड्स कैसे पूरी होंगी, बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी। उनके बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। इमीडिएटली जब डिवोर्स होता है, ऐसा क्यों होता है कि डिवोर्स होता है तो स्ट्रेट अवे हस्बैंड कहता है कि बच्चों को तुम रखो, मैं तुम्हें मेंटेनेंस दूंगा। 100 जिम्मेदारियां हैं बच्चों की, तुम बच्चों को क्यों नहीं रख सकते हो? हाँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इतना हाँ, ये मेंटली तुम्हारा भी बच्चा है, बट तुम बस पैसा दे दोगे और फिर वो उसका रोज वो बीमार पड़ रहा है बच्चा, उसका स्कूल जाना है, उसका होमवर्क कराना है, 100 चीजें हैं, लेकिन वो वाइफ के सर पे है। यू आर नॉट शेयरिंग द बर्डन ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड, यू आर ओनली गिविंग मनी। मैम तो जो केसेस आते हैं, जो कस्टडी वाले केसेस होते हैं, तो उसमें जो एक्चुअल प्रैक्टिस है, ज्यादा बच्चों की जो कस्टडी है ज्यादा कौन मांगता है? फादर मांगते हैं कि मदर? मतलब फादर कुछ केसेस में मांगते हैं, लेकिन मोस्टली मदर्स मींस वुमेन हैज दिस। अच्छा, कई बार मांगना भी नहीं पड़ता, वो अनसेड है कि वो माँ के पास ही बच्चे रहेंगे, वो अनसेड है। सी दिस इज द सिचुएशन, बट ये वो तो जब पता है फाइट हो जाती है, एक ईगो हर्ट होता है ना। आई वुड हाँ। ऑनेस्टली से कि कई बार ना दिस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इज मोर ऑफ अ रिजल्ट ऑफ अ ईगो फाइट। कैसे मतलब? जैसे जो अर्बन केसेस जो आ रहे हैं वो ज्यादातर तो ईगो फाइट है। यू कैन रिजॉल्व थिंग्स म्यूचुअली, यू कैन, आज तो मीडिएशन भी है। हाँ। आप लड़के तो ना तो वाइफ को फायदा है ना तो हस्बैंड को फायदा है, म्यूचुअली यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, तो यू कैन मीडिएट योर मैटर। बट जब आप सेटलमेंट पे अग्री नहीं करते हो, आप एक कंसेंसस पे नहीं आ पाते हो, तो ये सिर्फ एक ईगो फाइट होती है, और ये ईगो की समस्या वाइफ में ज्यादा होती है। इट्स नॉट लाइक कि मैम पार्शियली मैम क्लियरली सेड कि मतलब वुमेन का जो होता है, वी ऑल नो दैट। मैम क्या रीजन है इसके पीछे, कैसे ईगो ज्यादा रहता है हाउ कैन वुमेन यू के? लीव मी? अच्छा, हाउ कैसे मुझे छोड़ सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया है। हेलो, नोबडी आस्क्ड यू टू सैक्रिफाइस। मेंटली यू आर कंडीशंड, दैट्स व्हाई यू हैव सैक्रिफाइस्ड। किसने कहा तुम सैक्रिफाइस करने के लिए? लिव योर लाइफ। हाँ मैम, वुमेन के तो जो सेक्रीफाइसेस करते हैं वो क्योंकि विलिंग ही नहीं होते हो सेक्रीफाइस करने के लिए, एंड पर क्योंकि मेंटली कंडीशनड है ना कि भाई हाँ। तुम्हारी शादी हो गई है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हाउस, यू शुड टेक केयर ऑफ योर इन लॉज। वो जब सोशली और सोशली जो हम मेंटली कंडीशनड हैं बचपन से ही, उस मेंटल कंडीशनिंग की वजह से हम ऐसे होते हैं। हो सकता है अंदर से हम ये नहीं चाहते हैं। हाँ। अंदर से हम चाहते हैं अपनी उड़ान भरना, अपने पंखों को फैलाना और आसमान में उड़ना, लेकिन वो एक सीन डोर है जो हमें जबरदस्ती खींच रही है, जो कि हमने खुद ही बांध रखी है, हमने खुद ही दे रखी है अपनी कमान किसी के हाथ में कि भाई तुम मुझे खींच लो। कई चीजें कहीं भी नहीं जाती हैं, लेकिन हम परसीव कर लेते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वी हैव सीन आवर मदर्स डूइंग इट। मैम इट्स वेरी नेचुरल, अगर कोई इतने समय तक अगर कोई सहता हुआ आया है तो वो आएगा ही। फिर आप अपने जो खुद के एक जेल की मतलब वो जो जंजीरें हैं जो खुद आपने अपने बना रखी है ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप तोड़ सकते हो। मैम वुमेन herself is created, मतलब कि if woman will say no at a first place, if she can't do, see that's the best thing to do। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाए इनिशियली फॉर सम रीजन, आपकी इनिबिशन है, डर है कुछ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको जो भी समस्याएं जीवन में आ रही हैं, आपको उनसे बाहर निकलना है, तो दैट इज द राइट टाइम। जस्ट ब्रेक ऑल द बैरियर्स, ब्रेक ऑल द डोर्स, ओपन ऑल द, मतलब ताले तोड़ो और निकलो, भागो। हाँ, rather than इतना सब कुछ वेब क्रिएट जरूरत नहीं सहने की, जिंदगी एक है, बस निकलो। जैसे मेंटेनेंस का इशू आता है, मतलब डिवोर्स और ये सारी चीजें होती हैं। जैसे हमने अतुल सुभाष का केस देखा कि मेंटेनेंस इतना हैवी हो जाता है किसी भी मेल के ऊपर, हस्बैंड जो रहते हैं उनके ऊपर, कि जैसे सुसाइड हो रहा है या लोग, या डिवोर्स का कुछ केस आता है तो हस्बैंड को लगता है उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई क्योंकि इतना सब कुछ जो है, मतलब मेंटेनेंस में इतना कुछ जाता है। तो क्या मैम ये जस्टिस है, और लॉ क्या कहता है मेंटेनेंस के बारे में, और मेंटेनेंस का क्या एक्चुअल सिनेरियो? मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? टू मेंटेन। यस, ऑफ कोर्स ऐसे वाइव्स हैं जो एक्सटॉर्ट कर रही हैं मेंटेनेंस के नाम पे, एंड विच इज रॉन्ग। आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दैट। फीमेल्स आर लेजी। तुम भाई जाओ बाहर काम करो, व्हाई डू यू वांट टू सीक मेंटेनेंस? ठीक है, चलो अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हो, आपको कुछ समय चाहिए अपना करियर बिल्ड करने के, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, उतने तक में जितना जरूरत है उतना आप मेंटेनेंस लो ना। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे अतुल सुभाष का केस दिया था, a person who is working so hard and who is a genuine person, ऐसा नहीं है, husbands are also genuine। कई बार वो बेचारे सीधे होते हैं और वाइफ उनको टेढ़ी, और उनका परिवार जो ससुराल होता है लड़कों का, वो टेढ़ा मिल गया है तो फिर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यस, एक्सटॉर्ट मतलब
बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप मेंटेनेंस मांगते हो तो आप एक्सटॉर्ट कर रहे हो, तो उनको भी तो एक्सटॉर्शन में ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट ठीक है, तो मैम रेमेडी आपने बताई एक्सटॉर्शन में लोग को मतलब जानना ऑफ कोर्स चाहिए। लॉ पे तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो हाँ। एक्सटॉर्शन करे, पर लेकिन इट इज नो मतलब लेस देन फैमिली लॉ से एक्सटॉर्शन। क्रिमिनल लॉ पे जंप कर सकते बट इट इज नो लेस देन एक्सटॉर्शन। अगर आपका मतलब Exactly. मेंटेनेंस आप मतलब लाइक अ पर्सन इज अर्निंग 1 लाख एंड यू आर क्लेमिंग 75,000, 25,000 में वो बेचारा बंदा कैसे अपना जीवन यापन करेगा, कैसे अपने माँ बाप को पालेगा, बहुत सारी उसकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो कैसे जीवन जिएगा। तो बी रीजनेबल, एंड वाइव्स आर ऑल्सो वेरी अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक, दैट इज ट्रू। तो मैम जैसे अगर हम लॉ की बात करें, ये तो मतलब मेल और फीमेल का अपना इशू है, तो अगर हम लॉ की बात करें तो क्या लॉ ऐसा है जो मतलब अगर हम लोग देखें जो वुमेन के अगेंस्ट जो चीज हो रही है, मतलब फैमिली लॉ को स्पेसिफिकली हम लोग देखें, तो क्या वो ऐसा है कि वुमेन को लेके ज्यादा अकोमोडेटिंग है, वुमेन को लेके ज्यादा फेवरेबल इन कंपैरिजन ऑफ मेन? शुरुआत से अगर हमारी सोसाइटी को आप देखोगे तो हाँ। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा वर्ग रहा है? वुमेन। तो लॉ उन्हीं के फेवर में रहेगा ना, क्योंकि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है ना, जो वीकर है। हाँ। और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वीक होगी उसी को हम प्रोटेक्ट करेंगे ना। हम संरक्षण किसको देते हैं, हम सुरक्षा किसको देते हैं? जो वीक होता है। जो वीक होता है। तो ज्यादातर महिलाएं, ज्यादातर मतलब ज्यादा लंबे समय से वही सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग रही हैं, तो इसीलिए लॉ उनके फेवर में है। ये वाले जो केसेस आ रहे हैं वो इक्का दुक्का केसेस हैं, वो थोड़े केसेस हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग डेल्ट विद नाउ, सोसाइटी हैज बीन अवेकेंड। लेकिन फिर भी अभी उस नंबर पे नहीं आए हैं, इतने ज्यादा नहीं हुए हैं कि उनके स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग इतने ज्यादा केसेस नहीं आए कि अब मेन फेवरिंग लॉज बनाए जाए। अभी ऐसी स्थिति तो नहीं आई है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो प्रॉब्ली ऐसे लॉज भी आ जाएंगे, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है। बट मैम जैसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे हमने कुछ अभी केसेस की बात करी, तो उन केसेस के लोग को देख के कहते हैं कि लॉ चेंज होना चाहिए। देखो अभी भी कई केसेस ऐसे, मैंने खुद भी एक मेरा खुद का भी एक एक्सपीरियंस रहा है मेरे केस के दौरान। आई वाज रिप्रेजेंटेटिव वाइफ, लेकिन जहां पे कोर्ट ने ऑर्डर किया कि क्योंकि वाइफ इज एबल टू सस्टेन हरसेल्फ सो शी डजंट नीड मेंटेनेंस, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिला। दिस इज ट्रू एंड इट इज हैपनिंग। तो ऐसा सो इवन कोर्ट का अप्रोच भी ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वाइफ इज एबल टू सस्टेन हरसेल्फ तो भी उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? यू आर एजुकेटेड। Exactly. I have a friend, like she's my school friend, and then there are these kind of females also जो मैं example अब देने वाली हूँ। This friend of mine, she is of course educated, she's a working professional. She got divorced after 12 years of marriage. She never claimed anything. She never took anything. Simply marriage, simply divorced from her marriage and her freedom. She only asked for her freedom, nothing else. Not a single maintenance, not a single penny for maintenance, not a single amount in alimony, nothing at all. So ऐसे भी महिलाएं हैं, बट बात यही है कि हम ऐसे केसेस के बारे में बात कहाँ कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे लाइट में भी नहीं आते हैं। मैम लॉज का इशू नहीं है, इट मींस लॉज का इशू नहीं, वो एज अ पर्सन का इशू है कि क्या कॉन्शियसनेस कौन क्या होल्ड करता है। लाइक अभी आपने एग्जांपल दिया कि उन्होंने कुछ भी मेंटेनेंस नहीं लिया, कभी नहीं लिया। इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक दो बार तो मैंने उसको बोला कि ले, उसने बोला नो 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 नो, आई एम सेल्फ सफिशिएंट इनफ टू like support myself, I can take care of myself, I do not want anything. She just wanted divorce, she took divorce, that's it. मैम मेरा मतलब फाइनल क्वेश्चन है ये, कोई एक वुमेन है, फर्स्ट जन लॉयर है और वो प्रैक्टिस करना चाहती है, लिटिगेशन करना चाहती है, नंबर ऑफ फैक्टर्स रहते हैं जो कि ये बताते हैं कि वन शुड नॉट, बट आप उसे क्या एडवाइस देना चाहोगे? मतलब अगर कोई वुमेन है, शी वांट्स टू स्टार्ट दिस और बहुत कोई कनेक्शंस नहीं है, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? क्या एडवाइस देना चाहूंगी? हाँ, क्या बताना चाहोगे? एक ही चीज कहूंगी और एक ही लाइन में कहूंगी, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। दिस लाइन इज सेड बाय हेनरी फोर्ड। व्हाट डज इट मीन इज कि अगर प्रैक्टिस करना है तो अगेंस्ट ऑल द ऑड्स यू हैव टू फाइट इट फॉर योरसेल्फ। इफ यू थिंक दैट यू कैन, if you know that this is the thing that you want to do in your life, no matter what comes to you, करो, सबको छोड़ो और करो। डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जिंदगी का मजा ही क्या अगर चैलेंजेस नहीं है। हर चीज अगर प्लेट पे सजाई मिल जाएगी तो खाने का मजा नहीं आएगा। पहले भागो दौड़ो, थोड़ी जिम में कसरत करो और उसके बाद देखो जो भूख लगती है ना, छोले भटूरे दबाने का मजा ही कुछ और है। तो दैट्स हाउ लाइफ इज, दैट्स हाउ प्रैक्टिस इज ऑल्सो। चैलेंजेस रहेंगे, उन चैलेंजेस को लो कि ऐसे लो कि यू हैव टू ओवरकम दैट, एंड एवरी चैलेंज दैट यू ओवरकम, reward yourself. And if you start rewarding yourself, if you start enjoying yourself,
you will see the fun of life. That's what I want to say. सो इट्स मैसेज टू ऑल ऑफ यू आउट देयर जो प्रैक्टिस से डर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं करना। और मैम बहुत प्रैक्टिकली कह रही हैं। मतलब अभी हम जब बात करें तो उससे पहले हम लोगों ने कन्वर्सेशन किया और मैम ने बताया कि उन्हें कैसे चीज़ों को स्टेब्लिश किया। इट्स नॉट जस्ट लाइक यू कुछ वर्ड्स बोले, शी एक्चुअली मेंट इट। मैम की लाइफ ऐसी रही है। मैम 2 क्वेश्चंस और पूछने हैं। कोई बुक जो कि आप बताना चाहोगे, रिकमेंड करना चाहोगे रीड करने के लिए? The Courage to be Disliked. मैम वाह, how It is very gracefully you said important. It is very important to first understand one thing, that not everybody is going to like you. It is very important to understand that you're not here to please people. And this book, I think it is written by Ikiro Kishimi or some. There's one more writer. I don't remember the writer's name. But The Courage to be Disliked is such a book which will actually help you navigate your life, sail your life throughout. लाइफ में ऐसी चीजें होती रहेंगी, कोई कुछ आके आपको बोलता रहेगा, उन बातों से आपका दिल आहत होता रहेगा, आप अफेक्ट होते रहेंगे, आपके डिसीजंस चेंज होंगे। तो आप अनअपोलोजेटिक रहो, आप अननर्व्ड रहो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये बुक पढ़ो और उसको आत्मसात करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप अनअफेक्टेड रहो। और जब तक आप अनअफेक्टेड नहीं रहोगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। गोल को सेट करना बहुत जरूरी है कि आपको जीवन में चाहिए क्या। और मैं हमेशा एक काम करती हूँ कि मैं हमेशा अपना ना छोटा, एक तो मेरा 6 महीने का गोल होता है, हाँ। एक साल का होता है, एक 3 साल का, एक 5 साल का, एक 10 साल का। ये मैंने बचपन से किया है। तो एक गोल जरूर बनाओ और उस दिशा में ही काम करो, बिना ये परवाह किए कि तुम्हारा ये गोल जो तुम अब करना चाहते हो, जो तुम अचीव करना चाहते हो, उससे कुछ लोग खुश होंगे या ना खुश होंगे। तुम यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हो। सो द करेज टू बी डिस्लाइक्ड। मैम मैं डेफिनेटली से पढ़ूंगी। Everyone, irrespective of whether they are law student or non-law student, every human being should read that book. Ma'am, one more question. Yeah. Like as a successful practicing advocate, one habit. I have yet to become a successful person. हाँ मैम, I got it. You said no, you have your goals, so Yeah. you're means going behind it. That's why you're saying like this. You're just being humble. No, yeah. You're actually being humble. So, ma'am, any one habit means which you think that you had and it had saved you a lot and it has given you so much that everyone should try to get that habit? I will say 2 habits. One is reading. Okay. You have to read a lot. In this profession specifically, you should read a lot, and not just law books. There should be diversity in your readings. सिर्फ लॉ पढ़ते जैसे मतलब मैम क्या अगर मतलब रीड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। Okay. क्योंकि इससे 2-3 चीजें होंगी, वोकैबुलरी भी एनहांस होगी, आप बोर नहीं होंगे सिर्फ लॉ बुक्स पढ़ने से, और आपको एक ही दिशा का ज्ञान हो रहा है। बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का क्या हुआ, उनको भी। अब जैसे ये एक छोटी सी एक ये बुक बताई है, कर्फ्यूड नाइट्स है, मैंने वो भी पढ़ी है, बहुत सारी अदर बुक्स भी आई हैव रेड। सो अपने जो रीडिंग्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करो। दूसरी है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, विच रियली इन्वॉल्व्स डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, taking care of your body, listening to your body, listening to your soul, listening to your mind, listen to yourself. Stay calm. To stay calm also you need to exercise. And females have a very bad habit of not exercising. शादी तक तो सबको पतली सीख बन के घूमना होता है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद तो जो वजन चढ़ता है कि फिर उसके बाद उनको कैरी नहीं होती. They do not want to look good. Please take care of your body. You live in your body, not in your this cemented walls. So. हाँ मैम, एग्जैक्टली राइट अबाउट दिस. हम बहुत बार इसको ना अंडरमाइन कर देते हैं. हमें लगता है कि करियर है, वी हैव टू गो दैट. कितने ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर परफॉर्म करते हैं. एक्सरसाइज करो, डू वेट ट्रेनिंग, डू योगा, डू पिलाटीज, व्हाटएवर यू सूट्स यू, डू इट. वेट ट्रेनिंग से लड़कियां भागती हैं, बट आई सजेस्ट दैट एवरीबडी शुड डू वेट ट्रेनिंग. So ma'am, you are doing it? Yeah, I do it. That's why ma'am is recommending. Ma'am is not just saying words, she actually mean it whatever she is saying. थैंक यू सो मच मैम. मैम इस मतलब इस बात से ना बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला. इनफैक्ट मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि आपने बताया कि एक रीडिंग हैबिट, और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती. वी हैव टू टेक द स्टैंड, वी हैव टू स्पीक. इट्स नॉट लाइक हम हर चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते, एस्केपिज्म नहीं ढूंढना है. इफ यू रियली वांट टू डू, वी हैव टू डू एंड वी हैव टू टेक द स्टेप. तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. और मैम स्पेशली वो जो मेल वाली बात थी कि उसको मतलब हम सब ऐसे देखते हैं कि एज इफ बहुत अत्याचार हो रहा है,
करंट टाइम्स में और वुमेन विलन लगती हैं, आपने सबको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया एंड मैम इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू, नॉट जस्ट इन द talk which we have right now on the screen, but behind it also I had a very beautiful talk and I learned many things. Few things are there which I'm going to apply in my life. Firstly, that's little secret which I'm not going to tell. I'll ask otherwise. And secondly, obviously the book which you recommended I'll definitely read. Yeah, everybody must read. Truly. And third thing is like I'm such kind of person, I'll be like I will either say no or I will say yes, means instead of choosing between the extremes, दो एक्सट्रीम एंड्स के बीच में एक We पतला should सा रास्ता भी होता है navigate. जो गली से निकल के निकल जाता है, हाँ. वही गली पकड़ो निकल लो. ma'am means we are little immature, we are not that mature, but I learned it We and all learn it through our experiences only, so you will also learn. Don't worry. so this I'm definitely going to follow. Thank you so much. Thank you so ma'am. much It for was having really me. really nice talk. Pleasure is all mine. And thank you, Saikat, Behind one who for is behind the comforting camera. me and the anchor. Ma'am, you're the first one who said about the camera person. Why not? अरे ये तो मेन है, इसका तो सबसे पहले धन्यवाद होना चाहिए. हाँ, means camera person is always left behind. But I think beginning में ही साइकत का मेंशन हो जाना चाहिए. He is the most important person. ma'am, you have said this from next time, whatever we will have the talk, we'll do this. He'll be introduced in the beginning. Yes. Like he should come in the camera also. यार open करके आ जाओ ना इधर. Show your face. Come here. Come. See. Yes. So he Oh, is it's the on only. cameraman. Yeah, it's on. Okay. Yeah. Thank you, Saikat. Thank you, Saika. Thank you so much, ma'am. And you should thanks, ma'am. Instead Thank of you, ma'am, for it acknowledging was, the work of camera yeah, person. And I never met anyone so fearless before, so it was a huge honor for us. And I'm waiting for more such conversations to happen. So I'm going back to the camera. again. So thank you so Yeah. much. Thank you everyone for watching this. I hope आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा. और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई और स्पेसिफिक चीज पूछना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमसे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं. हरे कृष्णा. वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें. हरे कृष्णा.